हेलो फ्रेंड्स, स्टडी सर्किल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो कंटेंट में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का और इस भाग से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब कह सकते हैं कि इसका मुख्य महत्व क्या है। तो इसका मुख्य महत्व लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। और इसमें एक बात और आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के संसाधन या उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसको कितना हद तक लागू कर सके। तो इस कड़ी में अनुच्छेद 36 में सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 37 में राज्य का कर्तव्य होगा कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है। खास करके हमारे देश के लोक कल्याणकारी राज्यों में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना जरूरी है। अनुच्छेद 39 में पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अवधारणा का वर्णन किया गया है। लोक कल्याणकारी राज्यों में ग्राम पंचायतों का गठन एक मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए अनिवार्य है। और उसी आधार पर ग्राम पंचायत से संबंधित बातों को आगे बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में प्रसूति सहायता सरकार के तरफ से राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था दिया जाता है महिलाओं को। अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए विधान, मजदूर के लिए नियम कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की चर्चा की गई है, जो हमारे देश के एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। एक समान सिविल संहिता गोवा में लागू। इसके बाद अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है। ये संविधान में 86वां संशोधन 2002 के द्वारा किया गया। ऐसा 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। 46 में दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण, जो कमजोर व्यक्ति हैं उनसे हित के संबंधित उनकी भलाई के लिए संरक्षण से संबंधित बातों की चर्चा की गई है। 47 में पोषाहार स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार है। कारण कि हमारे देश में कुपोषण के कारण बहुत से लोग मर जाते हैं। उसको पोषण स्तर में सुधार के लिए कई राज्य बीमारू राज्य के भी नाम से इस कारण से जाने गए। तो उसको सुधार करने के बाद अनुच्छेद 47 में कहा गया है। 48 में है कृषि एवं पशुपालन को संगठित करने के लिए, संगठित करना, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए। अनुच्छेद 48 के क्रम में है
पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित बातों की चर्चा की गई। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक जैसे लाल किला हुआ, इंडिया गेट हुआ, या और भी देश में जितने भी स्मारक हैं उन सब के संरक्षण और देखभाल के लिए व्यवस्था की गई है। उनसे संबंधित वस्तुओं, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण या अलग करना की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए प्रयास करना। कभी कभी इसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि भी लिखता है, ट्रीटी जिसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए। जैसे दो देशों के बीच किसी चीज पर समझौता हुआ, व्यापार से संबंधित या किसी चीज पर, तो उसके लिए भी इसमें बनना है। अब इस टॉपिक में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में अंतर क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अंतर भी जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं मूलभूत अंतर क्या क्या है। पहला जो है मूल अधिकार, संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसमें कुल अनुच्छेद जो है 23 है। ये वाला एग्जाम में पूछता है कि आर्टिकल इसमें कितना है, लेकिन उसमें नहीं है। अब नीति निर्देशक तत्व में ये संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलेगी नीति निर्देशक तत्व। दूसरे पॉइंट में आते हैं, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तीसरा है मूल अधिकार जो है न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 तथा 226 द्वारा परिवर्तनीय है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये सभी रीट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा 226 के द्वारा यहाँ के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए। लेकिन ये जो है नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है का मतलब कि ये नहीं, ये राज्य सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत को कितनी अच्छी तरह से अपने शक्ति संसाधन जितनी इच्छा शक्ति है उसके अनुसार वो लागू कर सके, बाध्य नहीं। चौथा, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित, मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की झलक मिलती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकार का स्वरूप जो है नकारात्मक, नेगेटिव है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व का जो है स्वरूप सकारात्मक, पॉजिटिव है। आगे इस कड़ी में छोटा सा पाठ है मूल कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क्रम या ये कह सकते हैं में है, अनुच्छेद 51 के क या ये भी लिखता है, उसमें वर्णित है। यह हमारे संविधान में रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में या संविधान में प्रारंभ में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, शामिल नहीं थे, लेकिन इसके लिए एक गठित समिति थी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति
जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर, जिसके तहत अभी तक हमारे देश में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें 11वां और अंतिम है जो जैसे मूल कर्तव्य क्या क्या यहाँ के नागरिक के कर्तव्य हो सकते हैं, तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों पर चलना, एकता अखंडता नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं, ये सबसे स्मारकों का संरक्षण, ये सबसे है, और पर्यावरण का संरक्षण, ये सबसे सभी तमाम बात है। लेकिन जो 11वां है मूल कर्तव्य 11वां, वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, जिसको मूल कर्तव्य में ला दिया। धन्यवाद।